देखो लास्ट टाइम थ्रेड वगैरह कर चुके थे और कुछ चीज़ें हमने जो वहाँ पे नोट की थी कि हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। कल हमने क्या क्या चीज़ लिखा था जो हमें करनी है ये, ठीक है। इसको हटाओ, इसका काम हो चुका है, ठीक है। बाकी सारी चलो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना एनम को छोड़ के ये दोनों ही न्यू वर्जन में आए हैं। रिकॉर्ड, सील्ड, एनम पुराना है मतलब, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहली चीज रिकॉर्ड, ठीक है। आप लोगों ने वो बना रखा होगा, क्या बोलते हैं, पोजो। एनकैप्सुलेशन के अंदर मैंने ये चीज़ सिखाई थी आप सभी को, पोजो कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल सारे मेथड जो हैं, पब्लिक गेटर सेटर, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू, रिकॉर्ड, ये देख रहे हो, रिकॉर्ड का नाम मैं दे रहा हूँ, मान लो API रेस्पॉन्स, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ये दिया, ठीक है, API रिस्पॉन्स। बन गया रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें सेव करो। देखो क्लास की तरह ही नहीं लग रहा बिल्कुल, हाँ। अब इसमें कुछ वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैसेज कॉमा, ठीक है। कुछ भी लिख दे रहा हूँ, स्ट्रिंग डेटा और मैसेज, दो चीज़ें, ठीक है। न्यू फीचर्स पे आओ, सेव करो इसे, API रिस्पॉन्स, ये दिख रहा है, API रिस्पॉन्स, एंटर। देखो अभी एक चीज देखो, नीचे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, एक डिफॉल्ट दिख रहा है, एक पैरामीटराइज, और देखो इसके अंदर कुछ मेथड भी दिख रहे हैं। डेटा जो हमने वेरिएबल का नाम बनाया है, मैसेज, ठीक है। और कौन कौन से मेथड हैं जरा देखो, इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट में टाइमर के साथ, ये सारे ऑब्जेक्ट से आए हैं सारे, ठीक है। सिर्फ इसमें गिनती के दो मेथड है जो हमारे वेरिएबल के नाम थे। वेरिएबल के नाम क्या थे हमारे, डेटा और मैसेज, ठीक है। तो यहाँ इसको हटाओ एक बार, system.println, तो डायरेक्ट सेव किया, ठीक है, रन किया। क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड, द कंस्ट्रक्टर API रिस्पॉन्स इज अनडिफाइंड। अब इसी में मैं मैसेज डाल रहा हूँ,
ठीक है कि ठीक है मैसेज क्या है, यूजर एडेड सक्सेसफुली, डेटा क्या है, ठीक है। हाँ ये चीज कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, जो आप पोजो बनाते थे उसमें सारे वेरिएबल प्राइवेट रहते थे, रहते थे ना, ठीक है। अब उनको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करना है तो गेटर और सेटर बनाओ, ठीक है। तो ये जो एपीआई रिस्पॉन्स जो हमने बनाया है, ये रिकॉर्ड बनाया है, तो रिकॉर्ड की ये खासियत होती है, अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर में कोई डेटा डाल रहे हो तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और जो भी वेरिएबल बनेंगे वो इंटरनली प्राइवेट होंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके जो है गेटर्स बन जाएंगे, ठीक है। सेटर नहीं बनेंगे, ओनली गेटर्स, ठीक है। सेटर नहीं बनेंगे, ओनली गेटर्स। जब भी कहीं से कोई डेटा आ रहा है, आपको उसे स्टोर करना है, सिर्फ व्यू के लिए, एडिट करने के लिए नहीं, ओनली व्यू करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में काम आता है। और ये ज्यादा शॉर्ट है एज कंपेयर टू पोजो। पोजो में बताओ यही काम करना होता तो 2 वेरिएबल प्राइवेट बनाना पड़ता, गेटर सेटर बनाने होते, जरा सोचो कितना काम करना पड़ता। और रिकॉर्ड में यही काम आसानी से हो गया। और ये देखो, ये 2 स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंटेड है इसमें, ऑटोमेटिक। बताओ, बस इसमें सेटर नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको सेट करना है तो ओनली कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी कुछ नहीं दिया मैंने, क्या बोल रहा है, ए नॉन कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर मस्ट इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। अब जरा सोचो ये चीज क्यों की होगी जावा वालों ने। मेरे को एक बात बताओ, अगर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बन जाएगा तो वैल्यू सेट कैसे होगी? सेटर तो है ही नहीं। तो जब सेटर नहीं है और आप कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना रहे हो पैरामीटराइज, तो वैल्यू सेट कैसे होगी? ठीक है, अब जरा देखो, ऐसा नहीं है कि उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते, जो वो बॉडी दिख रही है एपीआई रिस्पॉन्स की, अपनी मर्जी से और भी काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। देखो, दिस कोड इज इनवैलिड इन जावा, स्पेशली जावा 16+ records, ठीक है। प्रॉब्लम इन योर कोड, द रिकॉर्ड मस्ट हैव ऑल कंपोनेंट्स initialized. You cannot define a no argument constructor like this. Records are immutable data carriers, सिर्फ डेटा को कैरी करने के लिए, जैसे पोजो होते थे, लेकिन पोजो का कोड बहुत बड़ा होता था, आपको लिखना पड़ता था पूरा एकदम, ठीक है। सो ऑल फील्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। करेक्ट वे टू फिक्स दिस, ऐसे लिखो डायरेक्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डालो, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज एक और क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज बाय, हाँ, कि अगर ये नल है तो डिफॉल्ट वैल्यू ये दे दो। हाँ, अब आप देखो इसके अंदर स्टैटिक फैक्ट्री मेथड भी रख सकते हो,
अभी एपीआई रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से डॉट सक्सेस डॉट एरर डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। यूजर क्रिएटेड इनवैलिड इनपुट, तो इस तरीके से काम चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, record automatically generates constructors, you cannot override with incompatible, हाँ, no argument constructor not allowed unless you define default value by another constructor। MNC level insight क्या बोल रहा है, if you need mutable object empty constructor for frameworks like Jackson Hibernate use a class instead of, जो रिकॉर्ड है वो मेनली डेटा कैरियर के लिए यूज होता है बस, ठीक है, डेटा को कैरी करने के लिए जिसमें से आप गेट कर सको, सेट करने का कोई सीन नहीं होता उसमें, सेट ओनली वन टाइम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। एक बार जब सेट कर दिया तो बाकी वहां पे गेट करे कहीं पर भी, तो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। हामिद नहीं कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ जी सर, सो ये हम रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ गेटर्स हैं, अगर गेट करते टाइम, फेच करते टाइम कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ अपेंड करना है, कॉन्कैट करना है, तो क्या वो पॉसिबल है या कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते? ट्रांसफॉर्मेशन ना, एक मिनट रुको, कोई वेरिएबल है उसे मैंने कुछ अपेंड करके वापस करना है गेट समझ मेथड गया। में। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस रिकॉर्ड जावा ऑटोमेटिकली जनरेट्स मैसेज और डेटा नाम का कंस्ट्रक्टर जिसको गेट करना है, ठीक है। आप इसको चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो लाइक दिस। अब ओवरराइड करने के बाद आपकी मर्जी है, जो काम करना करो। ये वाला क्योंकि आपने ओवरराइड कर दिया ना, तो जो डिफॉल्ट था आपने उसे ओवरराइड कर दिया तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये चीज है, और ये देखो क्या लिखा, फील्ड्स आर फाइनल। बोल रहा है ओवरराइड करना है तो इस तरीके से मत करना, गेट लगा के करना है तो इस तरीके से करना, ठीक है। ठीक है, तो ओवरराइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले इसको एक बार कर देता हूँ, अगर मैसेज सेट नहीं किया तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट,
एक काम करो, इसे पड़े रहने दो, कॉपी पेस्ट। डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। फिर दूसरा, अगर कोई मैसेज दिया response dot message, message is user added, हाँ तो ओवरराइड हो गया बस, ठीक है। क्लीन इसलिए बोला गया है क्योंकि यही चीज पहले जो हम किससे करते थे, पोजो से, गेटर सेटर बना के, प्राइवेट वेरिएबल बना के, इससे करते थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए कंसाइज वे टू क्रिएट डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स, डीटीओ। आगे एपीआईज में काम आएगा ये पूरा, ठीक है, जब आप एपीआई बनाओगे स्प्रिंग बूट वगैरह में, उसमें तो काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे कि आपने कोई रिकॉर्ड बनाया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइवेट फाइनल फील्ड्स कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटराइज वाला, गेटर सेटर के मेथड्स, लेकिन गेट नहीं लगा होगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल का नाम है ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इससे आपका गेटर होगा, और आप वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फिर टू स्ट्रिंग इक्वल्स और हैश को, ये तो इतने से मैं बताओ इतना सारी चीजें बन रही है ऑटोमेटिकली एक लाइन में। कहाँ आप इसके लिए पूरा पोजो बनाते थे, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट क्लास व्हाट रिकॉर्ड, हाँ दो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर, immutable by design, fields are final, no setter allowed, ठीक है। कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है। कस्टम मेथड्स अलाउड, ओवरराइडिंग एक्सेसर्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, जो ये है मैं क्या कर रहा हूं, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। ये चीज दिखाने के लिए कि ये एक्सटेंड तो नहीं कर सकती लेकिन इम्प्लीमेंट तो कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, हो जाएगा यहां तक। तो ये रिकॉर्ड है, तो ये सिक्योर मैनर में और एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे डेटा को शेयर कर सकते हो एज अ डेटा कैरियर, ठीक है। हाँ मैं नहीं बताइए। एक
एक लेमैन लैंग्वेज में डीटीओ और पोजो में कोई डिफरेंस होगा या वैसे सेम ही होंगे? देखो, पोजो वगैरह जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जो डीटीओ है, सॉरी डीटीओ है, वो देखो जो है क्या होता है, सिर्फ उतना ही डेटा उसमें मेंशन किया जाता है जितना यूजर को चाहिए, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना भेजो। यहाँ पे ओवर फेचिंग एंड अंडर फेचिंग से आप बच जाओगे। ठीक है, मान ओके। लो हमें सारे यूजर्स का डेटा दिखाना है, हमें यूजर्स की लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो अब जो है यूजर्स की लिस्ट के अंदर अगर मैं यूजर का सारा डेटा डाल दूं इंक्लूडिंग पासवर्ड, तो क्या ये सिक्योर होगा? नो। नो। अब मैं यूजर के ऑब्जेक्ट की जगह एक और क्लास बना लूं जिसको मैं डीटीओ बोल दूं, और उसके अंदर सारी फील्ड डाल दूं एक्सेप्ट पासवर्ड, या जो फील्ड सेंसिटिव है उसको छोड़ के सारी फील्ड्स डाल दूं, और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं शेयर करूं। तो ये डीटीओ का कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है, तो उस डीटीओ से आप ओवर फेचिंग और अंडर फेचिंग, फेचिंग बोल रहा हूँ सॉरी, ओवर शेयरिंग, ठीक है, और अंडर शेयरिंग से बच जाओगे। ना कम डेटा जाएगा ना ज्यादा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहां तक क्लियर सभी को? ठीक, तो ये आपका रिकॉर्ड था। फिर उसके बाद बारी आती है एनम्स। किसकी बारी आती है? एनम। एनम का मतलब होता है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। एनम, एक एनम बना रहा हूं, ठीक है, फिर इसका नाम दे देता हूं, मान लो रोल। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल रहा हूं मैं, रोल एडमिन, रोल अंडरस्कोर मैनेजर, ठीक है, रोल अंडरस्कोर यूजर या स्टूडेंट, जो आपका मन हो वो बना देना। ठीक है, चलो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो एनम है, एनम को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी, ठीक है, ये कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए और कोई भी इसकी वैल्यू एक्सेस कर सके। ठीक है, लेकिन देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और बाय चांस किसी आपने एक कांस्टेंट में चेंज कर दिया, किसी में गलती से नाम कैपिटल हो गया या स्मॉल हो गया, या गलती से उसमें चेंज हो गया, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आप नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला एक यूजर के अंदर रोल स्टोर करना है आपको, तो आप क्या करोगे? सिंपली उस यूजर के अंदर जाके एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दोगे। लेकिन क्या आपका कंट्रोल रहेगा वहां पे कि हमेशा जो है जो रोल आएगा वो स्मॉल में आएगा या कैपिटल में आएगा? ऐसा कोई कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कभी केस चेंज हो जाए, स्पेलिंग चेंज हो जाए, एरर आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है एनम। क्या बनाया गया? एनम, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जिसको एक्सेस करना आसान है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक, देखो मैंने जैसे एक्सेस किया रोल डॉट रोल अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें वैल्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे एडमिन है, एडमिन का जो नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, देखिए, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, an enum is a special Java data type used to define a fixed set of constants. Think predefined type safe value, much better than using int or string constants. enum status success error or pending. Status s equal to status dot, तो सक्सेस ना यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा एज आ, ठीक है, वाई एनम इंस्टेड ऑफ, ठीक है, स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू डबल कोट में सक्सेस। तो एक बात बताओ, अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, कोई वो है कि हम सिर्फ कैपिटल में ही वैल्यू डालें, कोई मना नहीं है, कोई स्मॉल में भी डाल सकता है सक्सेस, या कोई दूसरी वैल्यू भी डाल सकता है, या टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है सेफ नहीं है, ठीक है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट में टाइपो होना कॉमन सी बात है। तो इसीलिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, एनम। तो वो हमें कंपाइल टाइम पे सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, वो चेक करता है कि क्या ये उस एनम से बिलोंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जो जो उस एनम में पड़ा है वही चेक करेगा कि अगर उसमें से है तभी अलाउ करेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ब्रैकेट में कर दो, वैल्यू डाल दो और उनका कंस्ट्रक्टर बना दो, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर एक गेटर मेथड बना दिया। क्या एक क्लास की तरह नहीं लग रही बस, बट ये है कि ये सारे फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि जो एडमिन है, इसकी जो आईडी होगी वो मान लो 1 होगी, या उसका जो नंबरिंग है वो 1 होगा, फिर 2 और इसका मान लो 3, ठीक है। फिर ठीक है, इतना बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ रोल डॉट रोल अंडरस्कोर एडमिन, वो स्ट्रिंग में आ रहा है सिंपली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एडमिन की आईडी कितनी है, 1, ठीक है। तो यही चीज आप अलग से भी ले सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, रोल ऑफ टाइप एडमिन, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सेव सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एडमिन डॉट गेट, कितना आया, बस। तो रोल का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, रोल डॉट रोल अंडरस्कोर एडमिन, ये ऑब्जेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को इसमें स्टोर किया, फिर उसके अंदर से गेट आईडी कॉल कर दिया, ठीक है। ये भी नॉर्मल क्लास की तरह ही लग रही होगी, लेकिन ये ज़्यादा सेफ है, ठीक है, और टाइपो होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं अगर रोल एडमिन में n छोटा कर दूं, बताओ, एरर आने के चांसेस ही हट गए सारे, ठीक है। तो कोई टाइपो कर पाएगा, बस। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एनम यूज किया जाता है,
ठीक है, एनम जिसको मतलब कि इनमरेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, इनमरेशंस सब में होता है, C++, जावा वगैरह सब में होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो ये था, तो रिकॉर्ड हो चुका है, एनम हो चुका है, ठीक है। अभी 3 मिनट बाकी हैं, तो एक काम करो, पब्लिक सील्ड क्लास यूज़र, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, परमिट्स एडमिन, ठीक है, क्लास सॉरी एडमिन एक्सटेंड्स क्या नाम है, यूज़र, ठीक है। सेव, ठीक है। क्या हुआ? The class manager cannot extend the class user as it is not a permitted subtype of user। जो फाइनल था, फाइनल तो पूरी तरीके से ब्लॉक मार देता था, ठीक है, पूरी तरीके से ब्लॉक मार देता कि कोई भी इसका चाइल्ड नहीं बन पाएगा, और अगर फाइनल नहीं लगाए तो कोई भी इसका चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत चीज थी, पूरी तरीके से बंद कर दिया, पूरी तरीके से ओपन है, कि एनहेंसमेंट के लिए पूरी तरीके से ओपन है, एनहेंसमेंट के लिए पूरी तरीके से क्लोज्ड है। लेकिन जो सील्ड है, अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक क्लासेस को परमिशन दे सकते हो एक्सटेंड करने के लिए, बाकी किसी को परमिशन नहीं मिलेगी एक्सटेंड करने के लिए। तो सिर्फ परमिटेड क्लास ही चाइल्ड बन सकते हैं, ये फायदा होता है सील्ड। चलो अभी 1 मिनट बाकी है, फिर अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसको, ठीक है, 10 मिनट बाद, ठीक है। जब तक इतना पढ़िए, सील्ड क्या है इसके बारे में पढ़िए ऑनलाइन, ठीक है। आधी क्लास में कहाँ थे आप? सर एक्चुअली घर पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो उधर गई थी। चलो ये देखो जरा, तो अभी हम सील्ड देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी क्लास जो होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक क्लासेस को ही परमिशन दे सकती है उसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा इंटरफेस को कोई भी वो नहीं करता, मतलब कोई क्लास जो है इंटरफेस को कुछ नहीं कर क्या बोल रहा हूँ, कोई इंटरफेस क्लास को ना ही एक्सटेंड कर सकता है ना इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंटरफेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन क्लास कर सकती है,
क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट कर सकती है, और सील्ड के थ्रू आप ये कंट्रोल करोगे कि कौन सी क्लास किस किस को एक्सटेंड करने की परमिशन दे रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको दिया एडमिन को, ठीक है। अब मान लो कोई वेरिएबल बनाया मैंने, स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, एडमिन है, एडमिन के अंदर मैं मान लो दे रहा हूं स्ट्रिंग परमिशंस, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यूजर एडमिन, ठीक है, ए इक्वल टू न्यू एडमिन सिस्टम डॉट प्रिंटलन ए डॉट, वो क्या नाम था, मैंने दिया था ईमेल, ईमेल पर ऐसे परमिशंस। अभी माना कि दोनों नल आएगा, लेकिन मेन बात है दोनों को एक्सेस करने में कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसका अंदर ये प्रूफ हो रहा है कि इसके पास दोनों डिटेल आई हैं, यूजर का भी सारा डेटा आया है और एडमिन का खुद का, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं मैनेजर के साथ करूं, मैनेजर m इक्वल टू न्यू मैनेजर, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन m डॉट ईमेल सेव, ठीक है, स्ट्रिंग ठीक है। अब जरा देखना क्या दिक्कत देगा, रन कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, फील्ड लिस्टिंग परमिटेड सब क्लास चेक, क्लास मैनेजर इज नॉट अ परमिटेड सब क्लास ऑफ यूजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है इसको कोई भी परमिशन नहीं मिली है एक्सटेंड करने की। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सटेंड ही नहीं कर पाया, तो जब एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा तो आगे करने का कोई सेंस ही नहीं। क्यों, अभी मैनेजर एडमिन में वो क्या है, रिलेशन क्या है, कुछ नहीं है। अगर इसने यूजर की जगह एडमिन को किया होता तो बात भी थी, ठीक है। तो इसके पास एडमिन के अंदर क्या था, परमिशंस, कॉपी पेस्ट m, ठीक है। तो एडमिन को तो यूजर ने परमिशन दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी स्पेसिफिक क्लास को परमिशन दे सकते हो उसे जो है एक्सटेंड करने की, ठीक है। अब यहां मैंने लगाया नॉन सील्ड, अब देखो सील्ड सेव, ठीक है, सील्ड क्लास एडमिन एक्सटेंड्स दिस, ठीक है। अभी कोई दूसरी क्लास तो है ही नहीं, अब देखो, अब एडमिन ने परमिशन नहीं दी मैनेजर को, अब मैनेजर एडमिन को नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसने सिर्फ किसको परमिशन दी है, इंटर को, ठीक है। एक मिनट, इंटर्न क्या दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है, डिक्लेयर एडमिन एज डायरेक्ट क्लास ऑफ। अब दूसरी बात यह है, अगर आपने किसी भी क्लास के ऊपर सील्ड लगा रखा है
तो अगर आप उसे एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको सील्ड, नॉन सील्ड और फाइनल तीनों में से कोई एक चीज लगानी ही पड़ेगी। सील्ड, नॉन सील्ड और फाइनल। अगर सील्ड की जगह मैंने लगा दिया नॉन सील्ड तो इसका मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और उसका चाइल्ड बन सकता है। नॉन सील्ड मतलब नॉर्मल, और फाइनल का मतलब कोई भी इसका चाइल्ड नहीं बन सकता, और सील्ड का मतलब सिर्फ परमिशन जिसको दी है। तो ये चीज है, नॉन सील्ड, सील्ड और फाइनल, ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है, सील्ड, नॉन सील्ड, फाइनल। ये वाला, ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, सिनेरियो क्या है उसके ऊपर, आपको कब परमिशन देनी है कब नहीं देनी। अब जैसे कोई बड़े फिनटेक सिस्टम हो गए बैंकिंग वगैरह में, तो उसमें हर किसी को परमिशन नहीं होती उसको एक्सटेंड करने की। हर किसी को परमिशन होनी क्यों चाहिए एक्सटेंड करने की, ठीक है। और फाइनल बना दिया तो कोई एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सील्ड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में काम आता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने आज, रिकॉर्ड, एनम, और जो है आपका वो तीसरा क्या था, सील्ड। ये तीन चीजें हमने देखी, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो आप लोग जरा, मान लो मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, लेकिन जरा देखो ये स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही, बड़ी लग रही है। कमेंट करो, यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, वेर। कोई एरर आई, सॉर्ट कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है, कोई भी इंस्टेंस वगैरह बनाना है तो आप वेर से बना सकते हो, जावा 11 में आया था, ठीक है। लेकिन इसका एक रूल है, क्या रूल है, वेर नम इक्वल टू 10, ये चीज अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट भी करोगे, नम डॉट गेट क्लास, ठीक है, देखो हो नहीं रहा क्योंकि इसने इंटरनली इसका टाइप क्या कर लिया होगा, इंट, क्या ले लिया होगा, इंट। देखो अब यहाँ पे एरर आएगी, क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबल कंडीशनल ऑपरेटर टाइप्स इंट एंड, खुद बोल दिया ना इसने कि ये क्या है, इंट, बस, ठीक है। तो ये प्रूफ होता है कि ये इंटीजर वेरिएबल है, ना इंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वेर num2 से, फिर num2 इक्वल टू 20 डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सेव एंड रन। क्या बोल रहा है, कैन नॉट यूज वेर ऑन वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजर। तो अगर आप वेर से कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसी समय उसकी वैल्यू दोगे, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से ही वो देखेगा कि इसका डेटा टाइप क्या देना है, डायनेमिक टाइपिंग की तरह रन टाइम पे डिसाइड होगा डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यही फीचर आपको जावास्क्रिप्ट में और पाइथन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज बताओ जावा में और किसी चीज की कमी है,
ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट इन्फर टाइप फॉर लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज टू, तो आप इसमें नल भी नहीं डाल पाओगे क्योंकि फ्यूचर में फिर दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, कि अगर आप अभी नल डाल रहे हो तो नल में तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो फ्यूचर में दिक्कत पड़ सकती है ना, कि मैं सोचूं फ्यूचर में किसी और टाइप का डेटा इसमें डाल दूं, इंटीजर टाइप का, डबल टाइप का, कुछ भी, तो वो चीज़ अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस टाइप वही होना चाहिए, डेटा टाइप वही होना चाहिए या उससे कंपेटिबल। ठीक है, जो टाइप कास्टिंग में सपोर्टेड हो। क्या बोल रहा है, वाई दिस इज इनवैलिड, जावा कैन नॉट इन्फर द टाइप वेर व्हेन द वैल्यू इज नल, वेर रिलाइज ऑन टाइप इन्फेरेंस एट कंपाइल टाइम बट नल हैज नो टाइप information, so the compiler has nothing to infer। ठीक है, compile time error you get something। ठीक है, correct way to fix explicitly, आप जो है क्या कर रहे हो उसमें टाइप बता दो। ठीक है, बताओ जिस चीज का है जिसमें नल वैल्यू डालनी है उसका टाइप बता दो, जैसे स्ट्रिंग में डाल रहे हो नल या किसी में भी डाल रहे हो वो बता दो, अदरवाइज वैल्यू से इनिशियलाइज करो या फिर टाइप कास्टिंग कर दो। ठीक है, वर्क्स बट नॉट क्लीन एंड रीडेबल। ठीक है, ये चीज है, वेयर नीड्स डिफाइन टाइप एट, सॉरी डेफिनेट टाइप एट इनिशियलाइजेशन, तो ये चीज है। ठीक है, ये देखो 26 भी आ चुका है, 26 में मेंशन करना चाहिए था, अभी 17 मार्च को आया है 26। हर 6 महीने में। ठीक है, जरा देखो, जावा 7 2011 में आया, इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, ट्राई विद रिसोर्स और डायमंड ऑपरेटर, मतलब कि जेनरिक्स, ट्राई विद मल्टीपल कैच, NIO2, न्यू इनपुट आउटपुट 2। ठीक है, फिर जावा 8 2014 में आया, लैम्डा एक्सप्रेशंस 2014 में आया था जावा 8, ये तो शायद 2018 में आया था, हाँ शायद 14 में ही आया था, उस टाइम में मैं पढ़ रहा था कॉलेज, मैंने उसमें था। मार्च 2014, ठीक है, फिर भी जरा डेट देखो, 18 मार्च आसपास ही है, 17 मार्च 18 मार्च, वही नवंबर और मार्च में ही होती है दोनों की। चलो ये देखो, तो ये चीज़ आई थी जावा 8 में, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम API, फंक्शन इंटरफेस, डिफॉल्ट मेथड्स, डेट टाइम API, ठीक है, लोकल डेट टाइम, ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, ऑप्शनल और भी डिफरेंट चीज़ आई थी। ठीक है, फिर जावा 9 JPMS मॉड्यूल सिस्टम, ठीक है, स्ट्रीम इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट इंटरफेस मेथड, इंटरफेस के अंदर मेथड को प्राइवेट रख सकते हो। फिर जावा 10 में वेर, ठीक है, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस, ठीक है, और हाँ सिर्फ लोकल वेरिएबल को ही आप टाइप वो कर सकते हो। ठीक है, फिर जावा 11 में HTTP क्लाइंट API, ठीक है, आप नेटवर्क पे रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग कोर जावा,
जैसे एक्जियोस वगैरह होता है ना रिएक्ट में रिक्वेस्ट करने के लिए एपीआई पे, ऐसे यहाँ पे HTTP क्लाइंट है, जावा 11 में आया है। ठीक है, मैंने इसको यूज भी किया है। ठीक है, मैं दिखा भी सकता हूँ, शायद मैंने बनाया था इसको कुछ। HTTP क्लाइंट, ये जेमिनाई से यूज किया था। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट की थी, फिर वहाँ से डेटा पाया था, फिर उस रिस्पॉन्स को दिखाया था हमने। ठीक है, प्रॉपर चैटबॉट टाइप। तो स्ट्रिंग मेथड, फाइल्स एपीआई, रिमूव जावा ई एंटरप्राइज एडिशन हटा दिया। ठीक है, उसको ओपन सोर्स करके जो है क्या कहते हैं, अब पहले नहीं, अब जो है डोनेट कर दिया जो है एक्लिप्स को। बहुत एक्टिवली उसमें डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा एक्टिवली। ठीक है, फिर जावा 12 स्विच एक्सप्रेशन एज अ प्रीव्यू फीचर। ठीक है, JVM इम्प्रूवमेंट्स। फिर जावा 13 में टेक्स्ट ब्लॉक एज अ प्रीव्यू फीचर, स्विच इम्प्रूवमेंट्स, रिकॉर्ड्स एज अ प्रीव्यू फीचर, पैटर्न मैचिंग यूजिंग इंस्टेंस ऑफ स्विच स्टैंडर्ड हो गया यहाँ पे। जो स्विच एक्सप्रेशन था वो स्टैंडर्ड हो गया यहाँ पे 14 में, मतलब फाइनलाइज हो गया, परमानेंट अपडेट हो गया जावा का। ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन दो अलग चीज़ है, मैंने इन लोगों को कराया है। ठीक है, तो ये देखो, फिर 15 में सील्ड क्लासेस एज अ प्रीव्यू फीचर, टेक्स्ट ब्लॉक स्टैंडर्ड हो चुका। ठीक है, फिर रिकॉर्ड्स, पैटर्न मैचिंग, सील्ड क्लासेस, स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन। ठीक है, सिंपल वेब सर्वर्स, UTF-8, वर्चुअल थ्रेड्स एज अ प्रीव्यू फीचर। ठीक है, फिर सेकेंड प्रीव्यू, फिर वर्चुअल थ्रेड यहाँ फाइनल हुआ, पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच, फॉरेन फंक्शन एंड मेमोरी एपीआई, अननेम्ड वेरिएबल्स। ठीक है, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, क्लास फाइल एपीआई, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, लूम इन्हेंसमेंट्स, प्रोजेक्ट लूम की इन्हेंसमेंट हुई है इसमें। ये फॉरेन मेमोरी एपीआई वगैरह जो है ना AI वगैरह के लिए भी इससे जो है बेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, स्टेबल लूम फीचर्स, स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी। ठीक है, फिर ऑनगोइंग परफॉर्मेंस, AI एंड फंक्शनल मॉडल, F से क्या था, FFM इन्हेंसमेंट्स अर्ली स्टेज, FFM FM का मतलब तो फंक्शन वो है, फंक्शनल मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हैं, ये सारे फंक्शनल मॉडल्स हैं। ठीक है, AI वगैरह के फीचर्स जावा। फॉरेन फंक्शन एंड मेमोरी एपीआई, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, कॉल नेटिव कोड्स डायरेक्टली, मैनेज ऑफ हीप मेमोरी सेफली, रिप्लेसमेंट फॉर JNI, अनसेफ APIs, कॉलिंग C फंक्शन strlen फ्रॉम जावा विदाउट JNI, जावा के थ्रू C का कोड कॉल किया जा रहा है। ठीक है, why FFM is important, परफॉर्मेंस, टाइप सेफ्टी, इंटरपोर्टेबिलिटी, मेमोरी। ये देखो, what AI enhancement means in Java context. Java itself is not adding AI models but enabling better AI integration via FFM and performance APIs. क्योंकि AI पे काम करने के लिए स्पीड बहुत तगड़ी चाहिए, तो उन्हें वो स्पीड चाहिए C से। तो C से अगर वो स्पीड चाहिए तो उसके लिए जावा के अंदर C का कोड लिखना भी होना चाहिए।
तो जावा के अंदर सी का कोड लिखने के लिए इन्होंने ये किया है, ठीक है। नेटिव एआई लाइब्रेरी इंटीग्रेशन यूजिंग एफएफएम जावा कैन डायरेक्टली कॉल टेंसरफ्लो विच इज रिटन इन सी प्लस प्लस, पाईटॉर्च, ठीक है। फिर ONNX रन टाइम, नो पाइथन ब्रिज, बताओ। GPU एंड एक्सेलरेटर एक्सेस, फ्यूचर डायरेक्शन, कॉल्स CUDA एंड GPU लाइब्रेरीज, वाई, हाँ, फास्टर ML वर्कलोड्स फॉर फ्रॉम जावा, मशीन लर्निंग का जो वर्कलोड होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जावा में वर्चुअल थ्रेड्स तो आ ही गए हैं मिलियंस ऑफ थ्रेड बनाने के लिए। तो एआई का काम जरा सोचो, मिलियंस ऑफ थ्रेड कर रहे हैं, कितना तगड़ा होगा। और सी की पावर, सी जैसी स्पीड और मिलियंस ऑफ थ्रेड, जावा की फंक्शनैलिटी, इससे तगड़ा कोई सिस्टम बना पाएगा? हाँ, ठीक है। पाइथन में पहले बात तो वर्चुअल थ्रेड वगैरह है ही नहीं, उसमें तो ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग तक नहीं है, उसमें GIL फॉलो किया जाता है, ठीक है। ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग नहीं है उसमें। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज, जावा से ज़्यादा फास्ट नहीं है पाइथन, जावा से ज़्यादा सिक्योर नहीं है पाइथन, गए काम से, ठीक है। तो आ रहा है ये भी धीरे धीरे अपने रास्ते पे आ रहा है, ठीक है। यूज्ड इन ML, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशंस, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा पाइपलाइंस, प्रोजेक्ट पनामा, वलहला तो फाइनलाइज हो ही गया था, पनामा, प्रोजेक्ट लूम, ध्यान रखना है इसका। तो हो रहा है, चिंता ना करिए, कुछ समय में आगे ही रहेगा, जावा कभी पीछे नहीं रहने वाला। अब वो पुराने वाले जो है जितने भी हैं वो हटाते जा रहे हैं सारा सब कुछ। ओरेकल ने कंपनी टेक ओवर की थी, अब उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उसके 30,000 एम्प्लॉयज़ निकाले उसने अभी कल परसों, ठीक है। तो जिन जिनका काम नहीं है उनको कट करता जा रहा है साइड साइड से, काम खत्म हुआ, जाओ निकलो। यही चीज चल रही है अभी, फिर ये धीरे धीरे करता जाएगा, फिर फाइनलाइज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। स्ट्रीम एपीआई हम कवर करेंगे किसी क्लास में? हाँ, हम अभी एडवांस जावा में कवर करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे से हमें एडवांस जावा स्टार्ट करनी है 10:30 से। ओके। सो उसमें अभी जो है JDBC बचा हुआ है, अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क बचा हुआ है, स्ट्रीम APIs बची हुई हैं अभी, और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी एडवांस जावा में वही सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो ये तो कोर जावा है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या वो तो लास्ट में थोड़ा बहुत बचेगा टाइम तो देख लेंगे, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, एक प्रोजेक्ट बना के ख़त्म काम। हाँ, उसकी चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगा। मैं दूसरों की तरह ये नहीं कि सर्वलेट क्या है एकदम बेसिक वगैरह से नहीं कराता, इतना टाइम लेके पूरा 1 महीना लेके सर्वलेट JSP कराऊँ। मैं 8 क्लासेस के अंदर अंदर एडवांस जावा जो है सर्वलेट और JSP खत्म करा देता हूँ प्रोजेक्ट के साथ। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। उसके लिए अगर डेप्रिकेटेड बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ते रहे, मैं नहीं वो करता। असली चीज़ ये है, कभी किसी इंटरव्यू में जाओगे, हम ये नहीं मतलब कि ये कोर जावा के अंदर जो है, ठीक है, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, JDBC हो गया, ये पूछा जाता है। कभी भी किसी उसमें चले जाओ, सर्वलेट में से सिर्फ कॉन्फ़िग, कंटेक्स्ट, सर्वलेट क्या है और जो है क्या कहते हैं फिल्टर्स, ये कॉन्सेप्ट, और JSP में बेसिक JSP QI क्या है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या है, JSTL क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते जल्दी। हाँ, ठीक है। तो इसी वजह से ज़्यादा वो नहीं करते कोई इसमें। चलो
अब अगली चीज जरा ये देखो क्या लिखा है, व्हाट इज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग लेट्स यू चेक अ टाइप, कहीं पे भी टाइप दिख जाए तो समझ जाओ बात हो रही है डेटा टाइप की, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट्स इट्स डेटा इन वन स्टेप, इट रिमूव्स मैनुअल कास्टिंग प्लस बॉयलर प्लेट कोड, मेकिंग कोड सेफर एंड क्लीनर, ठीक है। पैटर्न मैचिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ जावा 16 प्लस में आया था, ठीक है। पुराना तरीका क्या था, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो उसको उसमें टाइप कास्ट करो, फिर उसकी लेंथ निकालो या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करो, ठीक है। ये पुराना तरीका है, ठीक है। अब नया तरीका क्या है, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम रखा एस, फिर एस को डायरेक्टली यूज करो तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग वगैरह हो जाती है अपने आप। तो कहाँ 3 लाइन, कहाँ 2 लाइन, ठीक है। फिर स्कोप रूल, एस इज यूजेबल ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये जो एस नाम का वेरिएबल है ये तभी यूज होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, दोनों के एंड एंड लगी हुई है ना, हाँ। एस डॉट लेंथ अगर 5 से बड़ा हुआ तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये नए फीचर्स हैं, ठीक है। फिर अगला पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच, ठीक है। काम करो इसे उठाओ, कॉपी, दोनों में 4 4 आया, देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक है। कुछ आया नीचे, 4 4 के नीचे कुछ नहीं आया क्योंकि जो नाम है उसकी लेंथ कम है, कोई नहीं, 10 मिनट काफी है, ठीक है। ठीक है, अब पैटर्न मैचिंग को स्विच में डाल दिया गया जावा 21 में, ठीक है। क्या, हाँ ये स्विच एक्सप्रेस, ठीक है। स्टैटिक है तो स्टैटिक का मतलब डायरेक्टली कॉल करो, प्रोसेस, ठीक है। ओबीजे पास किया इसके अंदर, सेव, उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। ओबीजे के अंदर अमन तिवारी है, ठीक है। जो ओबीजे था उसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग, तो ये वाला लॉजिक चला। अगर ओबीजे का टाइप कुछ और हुआ, हाँ इंटीजर हुआ या कुछ और हुआ तो उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो गई होगी, ठीक है। इंट को कन्वर्ट कर दिया गया होगा इंटीजर में, वो आगे हम पढ़ेंगे रैपर क्लास में, ठीक है। हाँ उसके बाद नल, डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये पैटर्न मैचिंग है किसके अंदर, स्विच के अंदर, स्विच एक्सप्रेस नए वो उसमें। नो टाइप कास्टिंग क्लियर देन इफ एल्स, कंपाइलर चेक, एग्जॉस्टिवनेस, ठीक है।
पैटर्न मैचिंग प्लस क्लासेस बेस्ट कॉम्बो। सील्ड इंटरफेस से परमिट सर्कल और रेक्टेंगल दोनों ने इम्प्लीमेंट किया है शेप को, ठीक है। एरिया, अगर शेप का टाइप क्या हुआ, सर्कल हुआ, तो ये शेप का टाइप अगर रेक्टेंगल हुआ तो बताओ कितने तगड़े से काम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है पैटर्न मैचिंग। इसके अंदर क्या है, एरिया, जो भी शेप का ऑब्जेक्ट पास करोगे उसी हिसाब से वो डेटा टाइप चेक करेगा, डेटा टाइप चेक करने के बाद वो कोड चलाएगा, ठीक है। ये पैटर्न मैचिंग। अगर टेस्ट करना है तो लो, सॉरी, एरिया के अंदर शेप का ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, न्यू सर्कल के अंदर डाल रहा हूँ 2.5 सेव, एरिया क्या कर रहा है, रिटर्न मार रहा है ना, खत्म। तो इस तरीके से काम चल रहा है, बताओ। ठीक है, बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शेप का टाइप का ही डेटा जा सकता है इसमें, ठीक है, हो गया काम। तो ये है पैटर्न मैचिंग, ठीक है। रिकॉर्ड वगैरह तो हो ही गया हमारा। ये सारी चीजें, तो ये नई नई चीजें सारी आई हैं, तो ये चीज याद भी कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ट्राई करना है। हाँ मिन्नी बताइए। सर जो लैम्डा एक्सप्रेशंस है उसमें भी बेनिफिट सिर्फ वो उसको शॉर्ट कर देता है, वही बेनिफिट है? मेन वही बेनिफिट्स है बस। Okay. और आपने एक बार बताया था कि कहाँ कहाँ लैम्डा यूज कर सकते हैं, हम फॉरगेटिंग दैट। ओनली फंक्शनल इंटरफेस के अंदर। ओके। कंट्रोल शिफ्ट टी, रनेबल, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, @फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर @फंक्शन इंटरफेस लगा हुआ है तो आप उसे लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है, इसे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, रनेबल का। एक तो तरीका ये है, मैं इसको करूँ न्यू रनेबल, ठीक है, फिर रनेबल के एनोनिमस इनर क्लास, फिर इसमें कोई भी मैसेज कर दूँ,
ठीक है। लेकिन अब जरा देखो ये चीज़ कितनी ज़्यादा जो है लेंदी है। काम हो रहा है, थ्रेड 0, ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन कितना लेंदी है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम जो है क्या करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। सेम चीज़ कॉपी किया, कमेंट किया, पेस्ट किया, फंक्शन हटाया, ठीक है, न्यू रनेबल वगैरह हटाया, सिंपल सा एरो फंक्शन, खत्म का। बस एरो फंक्शन में भी कर्ली ब्रैकेट दे सकते हो अगर एक से ज़्यादा लाइन का कोड है तो। एक लाइन का कोड है तो कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। बताओ कौन सा छोटा है? लैम्डा एक्सप्रेशन। बस बस रूल ये है, फंक्शन इंटरफेस होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है, तभी अप्लाई होगा। बस तो इतनी चीजें आप सभी को, ठीक है। आप सभी को